हेलो चैंपियंस, वेलकम टू योर बायोलॉजी क्लासेस बाय डॉक्टर महक गुलजार। आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज हम शुरू करेंगे मेल ह्यूमन रिप्रोडक्शन, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देती हूँ। पहले आ जाइए। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बेटा, इससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरी वीडियोस तो मेक श्योर कि आप मियोसिस माइटोसिस, और मेरा फर्स्ट लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी करके क्लासेस हैं आपकी, वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी मियोसिस माइटोसिस का अगेन रोल आएगा। ठीक है। सो ह्यूमन रिप्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूसिंग ऑफ इट्स ओन काइंड, प्रोड्यूसिंग ऑफ इट्स own kind, that is called as reproduction. if human reproduction को मैं 3 स्टेजेस में डिवाइड करूँ, अगर मैं 3 स्टेजेस में डिवाइड कर रही हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन को, तो पहला जो आएगा दैट विल बी प्री फर्टिलाइजेशन, द सेकेंड विल बी फर्टिलाइजेशन, and the next will be post fertilization. Post fertilization, pre fertilization includes these events. The first is gametogenesis. What do you mean by the word gametogenesis? बेटा, कहीं भी वर्ड, ऑलवेज रिमेंबर, अगर कहीं भी वर्ड जेनेसिस आ रहा है, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये वर्ड आपको याद रखना है, इसका मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। किसकी फॉर्मेशन? गैमीट्स की फॉर्मेशन। दिस कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, ईदर स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis. Spermatogenesis takes place in case of males, the formation of sperm, and oogenesis takes place in the case of females, formation of your egg. Clear? इसके अलावा गैमेटोजेनेसिस के अलावा और कौन सा इवेंट होता है प्री फर्टिलाइजेशन में? इट टेक्स प्लेस योर गैमीट ट्रांसफर। इफ आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट ह्यूमंस के केस में अगर हम बात कर रहे हैं, तो ह्यूमंस के केस में गैमीट ट्रांसफर, दिस वर्ड इज कॉल्ड एज इंसेमिनेशन। द वर्ड इज कॉल्ड एज इंसेमिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट इनटू द फीमेल बॉडी, this process is called as insemination. So all these 2 events takes place in pre-fertilization phase. Fertilization means fusion of male gamete and female gamete. Fusion of male gamete and female gamete. Male gamete sperm, अच्छा, वर्ड जहां भी गैमीट आ रहा है, प्लॉइडी ऑलवेज विल बी हैप्लॉइड, फीमेल गैमीट विल बी एग. इन केस ऑफ ह्यूमंस, fertilization takes place inside the female body. It takes place inside female body. कहाँ होती है? जब फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी. सो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आपके बहुत सारे इवेंट्स आ जाते हैं. द फर्स्ट इवेंट इज इम्प्लांट. जस्ट राइट द इवेंट्स राइट नाउ. हम हर एक चीज आप अपकमिंग लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं. इम्प्लांटेशन. अच्छा, इम्प्लांटेशन से पहले लिखो क्लीवेज. क्लीवेज के आगे लिखो डिफरेंशिएशन. हमने अभी प्लांट्स पढ़े थे, राइट? प्लांट्स के केस में हमने डिवीजन पढ़ी थी, माइटोसिस, मियोसिस, डिवीजन वर्ड हमने यूज किया था. द सेम डिवीजन इन केस ऑफ ह्यूमंस विल बी कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन और क्लीवेज. एक सेल, वही आपका जाइगोट, विल फॉर्म many cells similar to itself. ठीक है, this type of division will be called as cleavage or differentiation. Then implantation, embryo development, fetus development,
गेस्टेशन पीरियड, बेटा अभी वर्ड्स लिख लो, सारा कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा। पार्चुरेशन एंड चाइल्ड केयर। ये तो बहुत सारा हो गया मैम पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। यस, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हम यही सब पढ़ेंगे। क्लियर? आज इनिशियली मेरे जो लेक्चर्स चलेंगे वो ऐसे चलेंगे कि पहले मैं पूरा का पूरा मेल करवाऊंगी, मेल की एनाटमी, मेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की मॉर्फोलॉजी, एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड स्पर्म फॉर्मेशन और स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, एनसीईआरटी में अलग अलग पोर्शंस में गिवन है, लेकिन हम मेल जब उठाएंगे तो मेल एक साथ कंप्लीट करेंगे। तो आज हम मेल ही स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोबेबली इस क्लास में मैं आप लोगों को एनाटमी तक कंप्लीट करवाऊंगी, लेकिन जो प्रॉपर गैमीट फॉर्मेशन है, गैमेटोजेनेसिस इन केस ऑफ मेल, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, वो मे बी अगले वीडियो में होगा। क्लियर है इतना? ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। इसको पढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में समझेंगे और इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को दूंगी। आ जाओ बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट कब होता है? ठीक है, स्टार्ट कब होगा? एट प्यूबर्टी। एट प्यूबर्टी कब स्टार्ट होगा? ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस, ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस, राइट। हार्मोनल चेंजेस किसके थ्रू आएंगे? बाय द रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोफिन्स बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी से, अच्छा, एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन्स रिलीज होंगे? एफएसएच एंड एलएच, ये दोनों हार्मोन रिलीज होंगे। हार्मोनल के ऊपर भी आपकी वीडियो अलग से ही बनेगी, सो डोंट वरी। जैसे अभी मैं बता रही हूँ कि गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन इज बीन सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस, ठीक है। और हाइपोथैलेमस से ये एंटीरियर पिट्यूटरी की तरफ जाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी की तरफ, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एडिनो हाइपोफिसिस, एडिनो hypophysis. So under the stimulus of RNGH by hypothalamus, anterior pituitary secretes two types of hormones, FSH and LH, और ये टारगेट करता है कहाँ पर? आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा आपका? टेस्टिस, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने पता कर लिया स्टार्ट कब होता है? प्यूबर्टी पे। कब स्टार्ट होता है? हार्मोनल एक्शन के थ्रू, बाय द रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन बाय द हाइपोथैलेमस टू द एंटीरियर पिट्यूटरी, एडिनो हाइपोफिसिस के साइड पे, एंड देन फाइनली एडिनो हाइपोफिसिस सिक्रेट एफएसएच एंड एलएच दैट टारगेट्स द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन केस ऑफ मेल्स दैट आर टेस्टिस, एंड टेस्टिस अल्टीमेटली लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ योर स्पर्म्स एंड योर सेक्स हार्मोन्स। क्लियर एवरीवन? ओके, अभी हमने स्टार्ट पढ़ लिया, एंड कब होगा? Never. It continues throughout the life. It continues throughout the life. क्लियर है सबको? ये बात समझ में आ गई है? अब नेक्स्ट चीज आओ, देखो, अगर मैं मेल रिप्रोडक्टिव की बात करूं तो पहली चीज हमें पढ़नी है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। Primary sex organ. The primary sex organ in case of males will be testes. Testes. दूसरी चीज हमें पढ़नी है secondary sex organ. Secondary sex organ. What are secondary sex organs and what are primary sex organs? Primary sex organs are those organs which are directly involved in either in the formation of your sperm or in the formation of the sex hormones.
whereas secondary sex hormones, secondary sexual sex organs are those organs which are not involved in either of the two. Neither they produce sperms, neither they produce sex hormones, but they are responsible for the proper functioning of the male reproductive system. पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को फंक्शन करने के लिए आपके इंपॉर्टेंट होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, बट दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ मेल गैमीट्स और एनी काइंड ऑफ मेल सेक्स हॉर्मोन्स. तो अगर आपको डिफाइन करना व्हाट डू मीन बाय प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, इन्वॉल्व in formation of either gamete or sex hormone. Whereas secondary sex hormones are neither involve in gamete formation or सेक्स हॉर्मोन्स. इनमें से किसी भी चीज में इसकी रोल नहीं होता है, फिर भी रिक्वायर फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग. ठीक है. अब जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं इसको मैं फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर रही हूं. एक एसेसरी ग्लैंड्स and the second will be accessory ducts. बेटा जिस फॉर्म में मैं लिख रही हूँ, जिस तरीके से मैं ये एसेसरी ग्लैंड्स और एसेसरी डक्ट्स लिख रही हूँ, ये डक्ट्स आपको इसी फॉर्म में लिखनी है. ठीक है. क्यों लिखनी है मैं आगे बताती हूँ. तो डक्ट्स कौन सी है? सबसे पहले रेटी टेस्टिस, वासा एफ्रेंटिया, एपिडिटामस, वासा डिफरेंशिया. क्लियर? ये याद रखना है आपको, याद से बिल्कुल. ठीक ना, भूलना मत बिल्कुल भी. आगे बढ़ते हैं. ग्लैंड्स कौन से हैं आपके? सेमिनिकल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल. बल्बोयूरेथ्रल. क्लियर है बच्चा इतना? ठीक है. तो हमने क्या पढ़ा है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में डिफरेंस हम लोगों ने पढ़ लिया है. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में डिफरेंस हमने पढ़ लिया है. क्या क्या हमने डिफरेंस पढ़ा है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से होते हैं? दीज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ईदर गैमीट्स और सेक्स हॉर्मोन्स. और सेकेंडरी सेक्सुअल ग्लैंड्स कौन से थे आपके? विच आर नॉट इन्वॉल्व इन योर ईदर इन द फॉर्मेशन ऑफ हॉर्मोन्स और मेल गैमीट्स. फिर हमने एसेसरी ग्लैंड्स पढ़े, सेमिनिकल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल. बल्बोयूरेथ्रल को हम और भी क्या बोल सकते हैं? दे आर आल्सो कॉल्ड एज कॉपर्स ग्लैंड. कॉपर्स ग्लैंड. और एसेसरी डक्ट्स कौन सी है आपके? रेटी टेस्टिस, वासा एफ्रेंटिया, एपिडिटामिस एंड वासा डिफरेंस. बेटा मेक श्योर कि आप इसी तरीके से याद करें. याद कैसे रखना है? RVEV या फिर अगर REED, क्योंकि वासा तो दो में सेम है, E और D का फर्क है. रीड करके याद करके चलो ताकि आगे जाके दिक्कत ना आए. अब एक एक करके पढ़े सबको. सबसे पहले हमें टेस्टिस के बारे में पढ़ना है. अच्छा, यहां पर एक चीज और लिखो बेटा, एक्सटर्नल जेनाइटल. एक्सटर्नल जेनाइटल, they will be penis. It will be penis. चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो टेस्टिस.
पेयर ऑफ टेस्टिस, एक पेयर प्रेजेंट होती है, वन पेयर इज प्रेजेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, प्रेजेंट इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्क्रॉटल सैक। That structure is called as scrotal sac. अच्छा, यही बता देती हूँ एक चीज और, जो लेयर प्रेजेंट होती है स्क्रॉटल सैक की, द लेयर विच इज प्रेजेंट, द आउटरमोस्ट लेयर विच इज प्रेजेंट इन द स्क्रॉटल सैक, दैट इज कॉल्ड एज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, द लेयर ऑफ द स्क्रॉटल सैक। Layer of scrotal sac. It is extra abdomen. Very important. Next, it is extra abdomen. Located outside the pelvic region. Located outside pelvic region. अच्छा, एक बात याद रखो बेटा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमने टेस्टिस बोला है, ठीक है, तो टेस्टिस ही वो जगह है जहां पर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म प्लस रिलीज ऑफ सेक्स हॉर्मोन्स, कि दोनों चीजें टेस्टिस के में ही होती हैं। हार्मोन रिलीज करने के लिए अलग से कोई ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है। टेस्टिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेल सेक्स हॉर्मोन्स, ठीक है। इट इज लोकेटेड आउटसाइड द pelvic region in a sac like structure called as scrotal sac. Why it is so? Because temperature requirement, because of temperature requirement. The optimum temperature for the sperm to be formed is 2 to 3 degree lower than your body temperature. Clear? मैंने क्या बोला है? The required temperature required for sperm formation. Temperature required for sperm formation is 2 to 3 degree lower than body temperature. Hence, it is called as, hence the testes are located outside the pelvic region, outside the body, which is called as extra abdomen, which is called as extra abdomen. क्लियर है सबको? जल्दी से करो। ओके, क्या बेटा हर केस में ऐसा ही होता है? किसी किसी केसेस में, इन केस ऑफ मैमल्स आई एम टॉकिंग अबाउट, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एलिफेंट, if I am talking about aquatic animals, if I am talking about elephants and aquatic animals, इनके केस में टेस्टिस आपके इंट्रा एब्डोमेन होती है, इंट्रा एब्डोमेन होती है। Whereas in case of bats, testes descend outside, testes descend outside during breeding season only, during breeding season only. Write it down, जल्दी से लिखो सब। हो गया? चलो अब बेटा यहाँ पे डायग्राम्स बहुत बनने वाले हैं, तो याद रखना डायग्राम्स अच्छे खासे बनेंगे। आ जाओ,
दिस इज पेल्विक रीजन, ठीक है, दिस इज एब्डोमेन, scrotal sac, testes, and testes are connected with the pelvic region by spermatic cord. इस spermatic cord में क्या प्रेजेंट होता है? यहां पर आपके प्रेजेंस ऑफ ब्लड वेसल्स, यही ब्लड वेसल्स क्या कैरी करेंगे? दे कैरी हॉर्मोन्स, दे कैरी न्यूट्रिशन, दे कैरी हॉर्मोन्स, दे कैरीज न्यूट्रिशन। और ये जो जिस कैनाल से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, जिस कैनाल से कनेक्टेड होते हैं, दिस कैनाल इज कॉल्ड एज इलिंगुअल कैनाल। इलिंगुअल कैनाल, ये कौन सी कैनाल है? द कैनाल बाय विच टेस्टिस आर कनेक्टेड टू एब्डोमेन, कैनाल दैट कनेक्ट्स टेस्टिस टू एब्डोमेन, टेस्टिस टू एब्डोमेन। राइट इट डाउन। डन? ओके बेटा, यहां पर ना इस तरीके से एक स्पेशल टाइप के मसल्स प्रेजेंट होते हैं यहां पर, इस पूरे रीजन पे। दीज मसल्स आर कॉल्ड एज डार्टोज मसल्स। दीज मसल्स आर कॉल्ड एज डार्टोज मसल, ठीक है। ये हेल्प करती है विद द कनेक्शन ऑफ द टेस्टिस विद द स्कॉटल सैक। कनेक्ट testes with scrotal sac। और दूसरी हेल्प क्या करती है? डिसेंट करना, डिसेंट ऑफ scrotal sac, descent of scrotal sac। Write it down everyone। हमने यहाँ पे बहुत कुछ पढ़ा है, ध्यान रखना ये सारी चीजें। जल्दी से लिखो। चलो अब आओ नेक्स्ट में, स्ट्रक्चर बनाए। दिख रहा है? ठीक है। मॉर्फोलॉजी पहले देख लो बेटा। ठीक है, पहले इतना देखते हैं, आ जाओ। दिस लेयर, द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज ट्यूनिका वर्जिनैलिस। दिस लेयर, ठीक है, द वाइट लेयर इज कॉल्ड एज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। And the red one is called as tunica vascularis। tunica vascularis, ये तीनों लेयर याद रखनी है। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो स्कॉटल सैक की लेयर होती है। दिस इज अ लेयर ऑफ इनरमोस्ट लेयर ऑफ स्कॉटल सैक। ये तीनों ट्यूनिका वर्जिनैलिस एंड ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ये स्कॉटल सैक के लेयर्स है, ठीक है। लेकिन जो इनरमोस्ट कनेक्टेड है विद द टेस्टिस इज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया।
क्लियर? दीज जो आपके टेस्टिस के बना रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. दीज आर कॉल्ड एज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. एक टेस्टिस में अराउंड 200 से 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, and these compartments are called as testicular lobules. These testicular lobules contains, हर एक testicular lobules में 2 और 3 seminiferous tubules are present. Seminiferous tubules. ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में आपके डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये ही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वो जगह है जहाँ पर स्पर्म बनते हैं. स्पर्म फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. साइट फॉर स्पर्म फॉर्मेशन. ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? टेस्टिस. टेस्टिस के अंदर उसकी लेयर्स पढ़ी, 3 टाइप की हमने लेयर पढ़ी है. टीज टेस्टिस कंटेन्स 200 to 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. दीज लोब्यूल्स कंटेन्स 2 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में अलग टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो अल्टीमेटली क्या बनाएंगे? आपका स्पर्म फॉर्मेशन करेंगे. इतना क्लियर है? ठीक है, इस स्ट्रक्चर को एक बार देखते हैं. एक सेकेंड, यहाँ से बेटा एक बार अपनी बुक्स में देख लेना. ये थोड़ा सा ये ब्लर्ड हो रही है इमेज. अगर आप यहाँ देखो, ये देखो, ये इसी तरीके से मैंने बनाए थे. ये देखो, ये बनाए हैं. ये चीज़ हमने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बना दी थी, मार्क्ड भी है. दीज आर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ ली है. सॉरी, ये हमने बना लिया. ये देखो, चलो इसको अभी डायग्राम को ही बताती हूँ. ठीक है, इसके बाद अब यहाँ से तो आपके अभी बताऊंगी स्पर्म फॉर्मेशन कैसे होती है. तो यहाँ से आपके स्पर्म की फॉर्मेशन हो गई. अब ये स्पर्म टेस्टिस से बाहर आएगा, तो यहाँ पर आपकी जरूरत पड़ेगी अब एसेसरी डक्ट्स की. तो सबसे पहले डक्ट आती है आपकी यहाँ पर. सॉरी, बहुत छोटा हो गया. तो ठीक है, चलो. तो सबसे पहले यहाँ पर आता है इस तरीके से रेटी टेस्टिस. रेटी टेस्टिस रेटी टेस्टिस. ठीक है, स्पर्म यहाँ से आकर सबसे पहले आपके कहाँ जाएंगे? द नेक्स्ट एसेसरी ग्लैंड विल बी, दिस इज योर रेटी टेस्टिस. रेटी टेस्टिस, this part. Now this part will be called as vasa effrentia. vasa effrentia. और जो वाइट पोर्शन में मैंने पूरा बनाया है, दिस कंप्लीट इज कॉल्ड एज एपिडिडामिस. दिस इज कॉल्ड एज एपिडिडामिस. Epididymis is further class. This complete tube has been divided into 3 parts. The first is caput, corpus and caudal. इसके बाद जो ट्यूब आती है that is called as vasa deferens or vasa deferens. vasa deferens. क्लियर है?
तो ये पूरा स्ट्रक्चर हमने किसका पढ़ लिया? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। समझ में आ गया अच्छे से? अब मैंने क्या लिखवाया था बेटा, इसी तरीके से पढ़ना। कहाँ गया? सो रेटी टेस्टिस सबसे पहला पोर्शन है, उसके बाद वासा एफ्रेंटिया, आफ्टर दैट एपिडिडेमिस एंड वासा डिफेंशिया। एपिडिडेमिस को यहाँ पर ही 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। द फर्स्ट इज कैपुट, कॉर्पस एंड कॉर्डल। ये चीज हमने यहां देख ली, आपने खुद ये डायग्राम बनाकर सारी चीजें अच्छे से याद कर ली। क्लियर एवरीवन? अब इस डायग्राम को जरा हम यहां से देखते हैं। देखो, अगर आपके टेक आउट योर एनसीईआरटीज, और एनसीईआरटी में देखो ये जो पोर्शन है ये वाला, दैट इज रेटी टेस्टिस, दैट इज रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस के बाद यहाँ पे इस तरीके से ऐसे लाइनें बनी हुई है, दैट इज वासा एफ्रेंटिया। ठीक है, दैट इज वासा एफ्रेंटिया। एंड देन दिस ये इस तरीके से बल क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज एपिडिडेमिस। ये पूरा एपिडिडेमिस है, यहाँ तक एपिडिडेमिस है। तो द फर्स्ट पोर्शन क्या हो गया आपका? कॉर्डियल, देन दिस पोर्शन विल बी कॉर्पस एंड द नेक्स्ट पोर्शन विल बी कॉर्डल। एपिडिडेमिस आगे जाके क्या बनाता है? वासा डिफेंसिया। अब ये डक्ट्स क्या है? दीज डक्ट्स, ये जो तीनों की चीज जो साइड डक्ट्स हमने बताई हैं, ये साइड डक्ट्स क्या करती है? हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना बेटा, इन केस ऑफ मेल्स देयर आर ओनली अ सिंगल ओपनिंग, देयर इज ओनली अ सिंगल opening, and this opening can be used for urination and sperm ejaculation. Sperm ejaculation, they are single opening. तो आगे जाके यही वासा डिफेंस आपकी यूरेटर से आ रही हुई यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर से, ये देखो ये आ रही है आपकी ग्रीन कलर में जो मैं बना रही हूँ, दैट विल बी योर वासा डिफेंस। और ये वासा डिफेंस विल कंबाइन विद यूरेटर, यूरेटर के साथ कंबाइन होकर सिंगल ओपनिंग बनती है विच इज कॉल्ड एज यूरेथ्रा, दैट इज कॉल्ड एज यूरेथ्रा। वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप समझो, मैं बोल रही हूँ वासा डिफेंसिया, ठीक है, along with ureter will form a single duct, and that duct is called as urethra. That duct is called as urethra. ठीक है, this urethra will be for both, either for sperm ejaculation and for urination. क्लियर है सबको? ये बात समझ में आ गई है? हमें डक्ट्स अच्छे से समझ में आ गए। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ ग्लैंड्स में, एसेसरी ग्लैंड्स में। बेटा जो स्पर्म टेस्टिस से इजैकुलेट या टेस्टिस से आपके फॉर्म होकर डक्ट्स में आ रहे हैं, वो दीज आर ओनली स्पर्म्स। ठीक है, ये इमेच्योर होते हैं, लैक ऑफ मोबिलिटी होती है, ठीक है, लैक ऑफ कैपेसिटी टू फर्टिलाइज होता है इसमें। तो इसके साथ एक लिक्विड इज मिक्स्ड सो दैट द स्पर्म कैन एबल टू मोबाइल इटसेल्फ, कैन इधर हैव एक्टिवनेस, ठीक है, उसमें स्ट्रेंथ आती है। सो ऑल दिस लिक्विड विच इज बीन अटैच्ड और विच इज बीन given to the sperm for its motility has always been secreted by your glands. ठीक है, accessory glands। 3 टाइप के हमें glands पढ़ने, मैंने अगेन सीक्वेंस वाइज बताए हैं, सेमिनिकल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बोयूरेथ्रल। इसमें आपको क्या याद रखना है? सिर्फ एक चीज कि सेमिनिकल वेसिकल एक पेयर में प्रेजेंट है, 1 पेयर, और सेमिनिकल वेसिकल ही सबसे पहला ग्लैंड है जो अपनी सिक्रीशन किसको देगा? स्पर्म को देगा। तो याद रखो, स्पर्म
along with the secretion of accessory glands. ठीक है, this is called as semen. This is called as semen. ठीक है, prostate gland and bulbourethral gland. Bulbourethral gland mainly it is responsible for lubrication. ये lubrication के लिए यूज होगा, इसका जो लिक्विड होगा that is used for the lubrication. The secretion which is being secreted by the bulbourethral gland, it is used for the lubrication. Seminical vesicle mainly provide fructose and calcium ions. What is the role of fructose and calcium ions? It provides strength. It provides strength, mobility, and capacity for fertilization. To the sperm. Clear? और एक चीज और होगा, suppresses immune system of the female body. Suppresses immune system of female body. ये सारी बातें आपको याद रखनी है, जल्दी से लिखो. Write it down. Write it down, everyone. डन. चलो अब एक बार ये वाला डायग्राम भी देख लेते हैं. आ जाओ. स्कॉटल सैक, स्कॉटल सैक, स्कॉटल सैक के अंदर टेस्टिस, यहां से आपकी ये डक्ट जा रही है. ये देखो डक्ट क्या बन गई, वासा डिफेंसिया. वासा डिफेंसिया के बाद यहां से ये यहां पर आ रही है. ये देखो यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर से ये एक सिंगल डक्ट बन गई थी यहाँ पर. अब ये देखो ये वाला आपका यूरिनरी ब्लैडर जो यूरिन सिक्रीट करेगा ऑब्वियसली. सेमिनिकल वेसिकल, ये रहा आपका सेमिनिकल वेसिकल. फिर आपका प्रोस्टेट, दिस इज योर प्रोस्टेट ग्लैंड. एक ही होता है प्रोस्टेट ग्लैंड की बात याद रखना बेटा. सिंस सेमिनिकल वेसिकल इज प्रेजेंट इन वन पेयर, bulbourethral इज आल्सो प्रेजेंट इन अ पेयर. ये देखो ये दो छोटे से bulbourethral, सेमिनिकल वेसिकल एंड bulbourethral are present in a pair, and जो prostate gland है it's unpaired as single gland. Then secretion के थ्रू ये देखो यूरेट्रा, यूरेट्रा के थ्रू पेनिस के ejaculation. Clear everyone? Clear? एक बार फिर भी देखते हैं. आ जाओ, इसको एक सीक्वेंस में लिख लो. स्कॉटल सैक, टेस्टिस, स्पर्म, रेटी टेस्टिस, वासा फ्रंटिया, एपिडिडेमिस, वासा डिफेंसिया प्लस यूरेटर. ठीक है, यूरेथ्रा, सेमिनिकल वेसिकल, प्रोस्टेट, देन प्रोस्टेट, देन bulbourethral एंड देन पेनिस. ये पूरा आपका सीक्वेंस है. यहां पर आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, सॉरी, यहां पर आपका ट्रांसफर, ये तीनों सेमेन फॉर्मेशन. अच्छा एक बात और याद रखना बेटा, फीमेल बॉडी डज नॉट हैव फ्रक्टोज. ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ फ्रक्टोज इन अ फीमेल बॉडी इंडिकेट्स दैट शी हैज जस्ट अंडरगॉन कॉपुलेशन. क्लियर है? सो इन केस ऑफ फॉरेंसिक इन्वेस्टमेंट्स, उस केस में फीमेल की बॉडी में फ्रक्टोज की प्रेजेंस इंडिकेट्स the female has undergone any case of copulation prior to the crime scene, या जो भी चीज होती है. क्लियर है? इतना समझ में आ गया सबको? So we have done with the morphology and physiology and anatomy as well.
अगली क्लास में हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस को अच्छे से पढ़ेंगे। सिमिलरली हम लोग पढ़ेंगे हार्मोनल चेंजेस, ठीक है, या हार्मोनल बैलेंस या हार्मोन्स की वजह से किस तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका काम करता है। क्लियर? तो इतना सब रिवाइज करके रखेंगे। ऑल द बेस्ट।